Hey learners, you all are welcome to my channel Learn with Dr. Chetna. Today I have taken a poem that is part of class 12th CBSE English syllabus, and the poem is Keeping Quiet. It's been composed by poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was a Chilean poet and he won Nobel Prize for his writings in the year 1971. अब इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में पोएट क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द फोकस ऑफ द पोएट इज ऑन द फैक्ट दैट वी नीड टू मेंटेन साइलेंस. हमको साइलेंस मेंटेन करके रखनी है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए. और वो साइलेंस हमें क्यों मेंटेन करनी है? ताकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, हम अपने अंदर झांकेंगे. वी विल लुक इनवर्ड. हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे या फिर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. और किस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना है? पोएट ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा डैमेज अर्थ को कर दिया है, इसके रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया है. और बिसाइड्स दैट वी आर फाइटिंग. हम लड़ रहे हैं किसके नाम पे? जेंडर के नाम पे, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेजेस के नाम पे. तो जब हम वो साइलेंस का पीरियड ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी कंफ्लिक्ट है, जो भी डिस्कॉर्ड है, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो सब कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे. और उस पीरियड में सब लोगों को एक वननेस की फीलिंग आएगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे. और उससे क्या होगा? तब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग या यूनिटी की फीलिंग एमर्ज होगी. और then everybody will think about making the world a better place to live. And that's why he says that all the people in the world at one point of time need to observe silence for a few minutes. Now let's discuss the poem stanza wise. Now the poet is saying, now we will count to 12 and we all will keep still. So he is saying that we will count to 12, that is from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and after that we will stop all the activities. सारी की सारी एक्टिविटीज हम बंद कर देंगे and we will observe silence. और हम साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे. And why poet has used the word 12? वो इसलिए यूज किया क्योंकि 12 आवर्स होते हैं एक क्लॉक में, और दूसरा देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो इससे पोएट ये प्रूव करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हमें ये जो इंट्रोस्पेक्शन है करते रहना चाहिए. बीच बीच में थोड़ा सा टाइम अपनी बिजी लाइफ से हटाकर वी मस्ट फोकस ऑन दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन. अब बोल रहे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एटलीस्ट वी मस्ट डू इट. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. वो कह रहे हैं हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है. और लैंग्वेज में यहाँ पे बड़ा डीपर मीनिंग है. व्हाट ही इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट लैंग्वेजेस की वजह से क्या होता है? डिफरेंस पैदा होता है. हर वर्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और एवरीवन, ये सब लोग फील करते हैं कि मेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से सुपीरियर है, या लैंग्वेज, मेरा रिलीजन आपसे सुपीरियर है, मेरा कल्चर आपसे सुपीरियर है. और ये सुपीरियोरिटी की जो फीलिंग है वो क्या 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 इट गिव्स राइज टू डिफरेंसेस. और डिफरेंसेस जब बनते हैं तो उससे हेट्रेड भी, जो ये सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, वो हेट्रेड भी प्रोड्यूस करता है. उससे हेट्रेड होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्कॉर्ड होता है, डिसकंटेंट होता है, डिफरेंसेस आते हैं. तो पोएट ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, जब हम रुक जाएंगे, तो जो डिफरेंसेस हमारे बीच में है दुनिया के लोगों में, वो सब वैनिश हो जाएंगे. दे ऑल विल डिसअपियर. वो सब के सब खत्म हो जाएंगे. तो that is why poet wants to observe silence for some moments. Now in the next stanza, now here, and not, let's stop for 1 second and not move our arm so much. जो वर्ड आर्म है इसके दो मीनिंग है. आर्म्स का एक मीनिंग तो हमारी आर्म्स, जिसपे वो बोल रहे हैं कि हमें सारी एक्टिविटीज बंद कर देनी है कुछ देर के लिए. और दूसरे आर्म्स का मतलब है वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन. दुनिया के हर कोने में, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड देयर आर सम वॉर्स आर बीइंग वेस्ड. तो जो वॉर हम लोग जो चल रही है वो भी कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगी. तो इसलिए पोएट ने यहाँ पे लिखा है आर्म्स, एक्टिविटीज भी बंद करनी है, और जो वॉर्स हो रही है वो भी उन कुछ मूवमेंट्स के लिए बंद हो जाएगी. अब नेक्स्ट सेंटेंस में पोएट बोल रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट एक्सोटिक होगा?
जब हम सब लोग साइलेंस को मेंटेन करेंगे। और इस मूवमेंट में विदाउट रश, विदाउट इंजन, तो कोई भी भाग नहीं रहा होगा। जो हम एक डेवलपमेंट की ब्लाइंड रेस में हम जो दौड़ रहे हैं, वो जो रेस है वो कुछ देर के लिए रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। एंड विदाउट इंजन्स, और जो इंजन्स है, मतलब इंजन्स आर symbolic of causing pollution, or are symbol of causing destruction to the earth and its resources. तो अर्थ में जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेचर का जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी कुछ देर के लिए रुक जाएगा। उसके बाद पोएट कह रहे हैं, we would all be together. Now we have to connect this line to the first line of this stanza. It would be an exotic moment. We would all be together in a sudden strangeness. तो ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, यूनिक मूवमेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट मूवमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। और एग्जॉटिक क्यों होगा? क्योंकि जब हम सब लोग एक साथ मिलकर साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे साइलेंस को, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, हम सब एक दूसरे के साथ क्लोजर आएंगे। वी विल कम क्लोजर, बिकॉज हम सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे, असेसमेंट का, सेल्फ असेसमेंट का, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, अपने अंदर झांक रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। जो ये ब्लाइंड रेस में हम डेवलपमेंट की पड़े हुए हैं, तो हम एक्चुअली क्या गेन कर रहे हैं। तो जब सारे लोग एक साथ मिलकर ये पीरियड ऑफ साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्कॉर्ड है लोगों के बीच में, वो सब वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। और जब ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, वो राइज होगी, और लोग अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, एक दूसरे ये फील करेंगे कि हम सब एक जैसे ही तो है, और हमारा सबका पर्पस क्या है कि अर्थ बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। दैट्स व्हाई poet is advocating that we should maintain silence for some moments so that we can introspect, we can look inward. Now, in the third stanza of the poem, the poet has used the image of fisherman and the man gathering salt. एक तो फिशरमैन का इमेज, और जो मैन समुद्र के किनारे या सी के किनारे, ओशन के किनारे जो सी सॉल्ट को है उसको गैदर करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से। तो ये दोनों इमेज पोएट ने यूज कर रखी हैं। और किस लिए की है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वुड नॉट हार्म वेल्स मतलब जो हम लोग जब हम सारी एक्टिविटीज को एक सेसेशन की तरफ लाएंगे, व्हेन वी विल सीज टू डू एक्टिविटीज, व्हाट वुड हैपन, हमारा जो नेचर को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो नेचर को हम डैमेज पहुंचा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कम टू अ हॉल्ट, वो भी रुक जाएगा। दैट विल ऑल्सो कम टू अ स्टैंड स्टिल। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। हार्म वेल्स मतलब नेचर को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिशरमैन मतलब ह्यूमन बींग्स। तो फिशरमैन की इमेज नेचर के डिस्ट्रक्शन को शो करने के लिए यूज की गई है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मैन जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो एक प्रोसेस होती है सॉल्ट गैदरिंग की, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके हाथ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और हाथ काफी वुंडेड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, दैट मीन्स द डिस्ट्रक्शन वी आर कॉजिंग टू द नेचर विल कम टू अ स्टॉप, एंड वी विल रियलाइज दैट जब हम नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब नेचर को हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, वी आर पुटिंग आवर ओन एग्जिस्टेंस इन डेंजर। हम अपने ही एग्जिस्टेंस को भी डेंजर में डाल रहे हैं। तो दैट रियलाइजेशन विल डॉन अपॉन, और विल कम टू द पीपल, विल कम टू दोज हु आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर। और हम साइंटिफिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है, हम उसको रियलाइज करेंगे। दैट इज व्हाट द पोएट ट्राइज टू टेल इन दिस third stanza of the poem. Now in the fourth stanza, what he is focusing on, those who prepare green wars. Those matlab politicians of the world, they prepare green wars, means they get involved in wars. Why? So that they can grab the resources of the earth के resources को grab करने के लिए, उनको dominate करने के लिए वो दूसरे country के साथ लड़ाई या झगड़ा start करते हैं, fights start करते हैं, wars start करते हैं।
और उससे क्या होता है, वॉर्स किसकी, और वॉर्स जब स्टार्ट होती है तो वॉर्स में क्या यूज होते हैं, वेपन्स, गैस, केमिकल वेपन्स, वॉर्स विद फायर, न्यूक्लियर वेपन्स, और वो और भी डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी अर्थ को। मतलब एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज दूसरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की ओर लेके जाती है। और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वॉर्स होती है तो विक्ट्री होती है लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं होता विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जब हम नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, नेचर के रिसोर्सेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, हम भी नहीं बचेंगे, हमारा जो अपना एग्जिस्टेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वी मस्ट रियलाइज दिस थिंग दैट इन relentless pursuit of nature and its resources we are putting our own existence in danger। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये रियलाइजेशन हमको होना चाहिए। ना वो बोल रहे those who prepare green words would put on clean clothes। तो जब सारी एक्टिविटीज एक समय के लिए रुक जाएंगी, हम साइलेंस का पीरियड ऑब्जर्व करेंगे, तो वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि वो भी अपने आप को डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से कुछ समय के लिए दूर करेंगे। दे विल also stay away from the destructive activities that are destroying the nature and the earth। That's why they would put on clean clothes and would walk about with their brothers, and they will think that all कि वो सब जो सारे के सारे लोग जो हैं वो सब एक ही हैं, हम सब लोग एक हैं। ये फीलिंग उनमें उस समय के लिए आएगी कि ये जो वॉर हम कर रहे हैं दिस इज ऑल यूजलेस। चाहे हम नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए या उनको डोमिनेट करने के लिए, वॉट एवर वॉर वी आर वेजिंग इज यूजलेस। और क्या फीलिंग आएगी उनको कि वी ऑल आर वन, हम सब लोग एक हैं। अगर एक का डिस्ट्रक्शन होता है तो सभी लोग डिस्ट्रॉय होंगे। तो वी वुड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग हार्म। और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक यूनिटी की फीलिंग होगी और एक हार्मनी मेंटेन होगी। हार्मनी मतलब अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होंगे जब हम सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को बंद कर देंगे और हम कंस्ट्रक्टिवली सोचेंगे वर्ल्ड के बारे में। तो इन द शेड का मतलब यही है कि एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट में हम सब लोग बात करेंगे, सोचेंगे। और हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्या होगा, जब हम एक्टिविटीज को बंद करेंगे, साइलेंस मेंटेन करेंगे और जब हम ये सोचेंगे कि वी ऑल आर वन एंड दिस फीलिंग ऑफ वननेस विल गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ universal brotherhood and fraternity। Now this is about the third and fourth stanza of the poem. As far as poetic devices of the poem are concerned, I have made a short video. You can go to my channel and can look for the poetic devices in the poem. In this stanza of the poem, the poet is saying that when he is advocating complete silence or total cessation of activities, he does not mean that there should be death-like silence or there should be total inactivity। What I want should not be confused with total inactivity। वो कह रहे हैं कि जब वो बात कर रहे हैं साइलेंस को मेंटेन करने की, जो बात कर रहे हैं या सारी एक्टिविटीज को रोकने को जो कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी एक्टिविटीज बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट impossible। Human race cannot survive if we stop all the activities। Life का मतलब ये, life is what it is about। Life is about taking action, life is about working। तो हमें काम तो करना ही है, but the only thing is that we need to maintain a harmonious balance between nature and ourselves। This is what he is advocating। I want no truck with death। वो कह रहा है death like silence या कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, आवर लाइफ्स मूविंग मतलब अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बनाने के लिए व्हाट वी डिड, वी बिकेम सेल्फिश, वी बिकेम सेल्फ सेंटर्ड, वी बिकेम सिंगल माइंडेड। हमने सिर्फ अपने आप पे फोकस किया, वी फोकस्ड ऑन ourselves only, and we did not think that other creatures moving on earth are also as important for our survival as we are important for their survival। That means there is interdependence between human beings and other creatures और nature। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम ये भूल गए, we forget about that, and for once could do nothing, perhaps a huge silence
might interrupt the sadness. सैडनेस किस चीज की? एक तो हम साइंटिफिक प्रोग्रेशन की वजह से हमने क्या किया, नेचर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ गया। दूसरा, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें लोगों की, तो दे आर ऑल्सो रनिंग आफ्टर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड एम्बिशन। इसकी वजह से वो भी एक रैट रेस का पार्ट है, और इस रैट रेस की वजह से they lost touch with their emotional needs. They forgot that they have emotional needs too. वो बस एक मैकेनाइज्ड लाइफ जीने लगे, मशीन की तरह बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं। तो वो उनको समझना है कि इमोशनल नीड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स दे आर ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे नीड अदर ह्यूमन बींग्स। सबको अपने फ्रेंड्स की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। तो हम रैट रेस में ये सब भूल गए, बस अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और उसकी वजह से हम सैड हो गए। And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. तो ये जो सैडनेस है, might interrupt the sadness of never understanding ourselves. हम क्यों नहीं अपने आप को समझ पाए? हमने सोचा कि साइंटिफिक प्रोग्रेशन या पर्सनल प्रोग्रेशन या पर्सनल एडवांसमेंट ही सब कुछ है। we did not think about our emotional needs or about the needs of other creatures on the earth, और इसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, we become sad. तो वो बोल रहे हैं जब ये पीरियड ऑफ साइलेंस हम मेंटेन करेंगे, जब हम अपनी सारी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए रोक देंगे, perhaps we will focus on this thing that there needs to be a harmonious balance between our materialistic needs and our emotional needs, or there should be a harmonious balance between our needs and the exploitation of nature. मतलब हम नेचर को एक्सप्लॉइट तो हमें यूज तो करना ही पड़ेगा, हमें मिस यूज नहीं करना है, हमें नेचर के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज करना है। देयर शुड बी अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन आवर नीड्स एंड यूज ऑफ नेचर। सो दिस इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू टेल इन दिस स्टैंजा। और इस स्टैंजा में एक आपने नोटिस किया होगा कि इस स्टैंजा में यहाँ से परहैप्स ह्यूज साइलेंस से लेकर यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया हुआ है। और इस पोएम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां पे लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है। तो इस पोएटिक डिवाइस को इंजैपमेंट कहा जाता है। और जो दूसरा मेरा वीडियो है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को बताया हुआ है, आप उसको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। In the last stanza of the poem, the poet is telling, perhaps the earth can teach us what we can learn from the earth when everything seems to be dead and later proves to be alive. वो बोल रहे हैं कि अर्थ में लाइफ और बर्थ और डेथ का साइकिल जो है चलता रहता है। डेथ होगी तो लाइफ भी जरूर होएगी। वो बता रहे हैं कि कैसे ऑटम सीजन में when all the trees shed their leaves, shed their flowers, what happens? The earth starts looking dull. अर्थ जो है बहुत ही डल लगने लगती है। बट इट डजंट मीन दैट अर्थ हैज बिकम डल फॉर एवर। तो क्योंकि उन फॉलन लीव्स के नीचे, बीनीथ दोज फॉलन लीव्स लाइज द सोर्स ऑफ बर्थ, वहीं से नई लाइफ इमर्ज होती है, वहां सीड्स होते हैं और स्प्रिंग सीजन में वो स्प्राउट करते हैं, उनसे नई लाइफ निकलती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब हम ये पीरियड ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, जब हम सारी एक्टिविटीज को अपनी बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स फॉर एवर। वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स to give rise to the constructive ideas so that world become a better place to live. हम उस पीरियड ऑफ साइलेंस में, या जब हम एक्टिविटीज को रोक के रखे हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोचेंगे कि कैसे हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाए रहने के लिए। और लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस में पोएट कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप स्टिल एंड यू स्टार्ट द वर्क ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन एंड आई गो। तो वो बोल रहे हैं अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द poem Keeping Quiet. And if you are liking content of my channel, please like, subscribe and share this video with your friends and with the other students. Thank you.